बाकेलाल सेना लेकर निकला। बाकेलाल जी, अब हम नहीं बचेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं, मेरी तो बोलती ही बंद है। ये तो बड़ा भयंकर राक्षस है। अरतिसा राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। साए 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 और गदा, भाले, तलवार, तीर सब कुछ निकलने लगे उसके मुंह से, सिर में से। साए साए धाए धाए। लेकिन यह क्या? अरे मेरे शस्त्र उन्हें लग क्यों नहीं रहे? ये चमत्कार कैसे हो गया? हमें शस्त्र नहीं लगे, हमें शस्त्र नहीं लगे। कहीं तुम सब खीर खाकर तो नहीं आए? हाँ खाइए खीर। बाकेलाल ने सबको खीर खिलाई दी। क्या पूरे विशालगढ़ को? इसका मतलब मैं एक को भी नहीं मार पाऊंगा। खीर तो मैंने सेनापति को डराने के लिए बनाई थी, ताकि उसमें चूहे मार दवा मिली होने के भय से वो ना खाए और उसकी नींद और भी हराम हो जाए। भागो। और वो अरतिसा भाग लिया। अरे ठहरो, एक ने अभी खीर नहीं खाई है। और वो है सेनापति मरकब, मेरा मतलब विशालगढ़ का महाराज। बेटा सेनापति, अब तो तू मरे ही मरे, और मत खा खीर। ही ही। ये बात, तो फिर मैं उसे मार कर आता हूँ। बाकेलाल जी ने यह क्या किया? राक्षस महाराज को मार देगा? उस समाचार को सुनकर सेनापति मरकब के तो होश ही उड़ गए। क्या? अरे देखो, थोड़ी बहुत खीर अवश्य बची होगी, किसी के चम्मच पर ही लगी होगी वही। अरतिसा राक्षस महल में आ घुसा। सेनापति राजा कहाँ है तू? अरतिसा राक्षस आ गया। और सेनापति राक्षस राजा जो घुस गया, वो छुप गया सिंहासन के पीछे, और वहां से बोलता है राक्षस तो आ गया। और उधर पीछे एक चूहा बैठा था। सेनापति मेरी बिल पे आजा, अब यही चुप कर ही तो जान बचा सकता है। यहाँ आजा 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 सेनापति आजा। पिछाड़ी? हाँ भाई अगाड़ी। इस बार खबर पक्की है ना? हाँ भाई, मैंने पता लगा लिया है कि कमबख्त के मारे महल के कर्मचारी उल्लू के खानदान से हैं। दिन में सोते हैं और रात में अपना मुंह काला करवाने निकल पड़ते हैं। तभी तो तेरे कहने पर इस बार अपना उसूल तोड़कर रात के बजाय दिन में शायद लगाने निकल पड़े हैं। अगर इस बार कोई गड़बड़ ना हुई तो कसम धंधे की, चोरी वोरी का धंधा छोड़ के शराफत की जिंदगी बसर करेंगे। इस बात पे देताली। सैंत के बाद भाई, सैंत के बाद। तभी भागो भागो भागो, जान बचाओ, राक्षस अरतिसा इधर ही आ रहा है। सेनापति भाग रहा है। जिसने खीर नहीं खाई उसकी राक्षस करेगा धुनाई। मैं तो बच नहीं सकता, तो अपनी जान बचा लो। पिछाड़ी, ये तो राजा है। हाँ भाई अगाड़ी, और ये अपनी जान की परवाह न करके हमारी जान बचाना चाहता है। एक हमारा राजा है जो अपनी जान की परवाह ना कर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। और रोने लगता है गाड़ी। और एक हमें जो ऐसे देवता तुल्य राजा के महल में सैन लगाना चाहते हैं। कितने गिरे हुए हैं हम। अरे ये तो मेरी मृत्यु पूर्व वाली स्थिति है, जिसका वर्णन दैत्य गुरु कपटाचार्य ने किया था। अबे बंद करो रोना, ये मनुष्य रोना देना, वरना मैं मर जाऊंगा। पिछाड़ी, अगाड़ी, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। ऋषि कपटाचार्य ने मुझे भावुकतापूर्ण दृश्यों से बचकर रहने को कहा था, क्योंकि मेरी मृत्यु ऐसे दृश्यों देखने से होती। और इस प्रकार से मर गया वो राक्षस। अंततः अब मैं समझा कि बाकेलाल जी ने राक्षस को महल की ओर क्यों भेजा। वो जानते थे कि वो राक्षस ऐसे ही मरेगा। उन्होंने एक पन दो काज किए, राक्षस को भी मार दिया और अगाड़ी पिछाड़ी का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। मेरी फूटी किस्मत कब सुधरेगी? अभी इसी वक्त मैं राजा के पद से त्याग पत्र देता हूँ, क्योंकि जान है तो जहान है। मुझे सूचना मिली है कि सीमा पर सेना की जरूरत है। मुझे सेनापति का कर्तव्य निभाना है। अब सीमा पर जाकर ही कई महीने सोऊंगा। सेनापति तो भागने के चक्कर में। लेकिन अब सवाल है कि विशालगढ़ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि बिना राजा के राज्य में अवस्था फैल जाएगी। कोई फिक्र की बात तो है नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। कोई भी मुसीबत आएगी तो बाकेलाल है ना। राजा तो मैं ही बनूंगा। और बाकेलाल के सपने में आ जाता है मैं राजा बनाऊँ। सेनापति मरकब के त्यागपत्र के बाद अब सिंहासन एक बार फिर से खाली हो गया है, और ज़्यादा दिन तो सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है, वरना शत्रुदेव इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी सिंहासन की रिक्तता बढ़ जाए उतना ही सही होगा। महामंत्री की सलाह आती है। वो सब तो ठीक है महामंत्री जी, परंतु ये अपने भूतपूर्व महाराज सेनापति मरकब जी कहाँ हैं? इस बारे में तो संवादिया राजपाल ही बता सकता है। पर कमबख्त राजपाल का बच्चा है कहाँ? ओ जी, ओए मैं यहाँ हूँ जी। ओए कहाँ था तू? तुझे हमारे भूतपूर्व महाराज की खैर खबर लेने को कहा था ना, क्या हुआ उसका? और तू सिंहासन के पीछे क्या कर रहा है? ओ जी, वो तो मुर्दे से शत लगाकर सोए हैं जी। मैंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की जी, पर नींद में उन्होंने ऐसी दुरत्ती मारी कि मैं खुद उठ गया जी हवा में। सब हंसने लगे। बंद करो तुमसे अपनी बकवास। हम यहाँ एक गंभीर विषय पर चर्चा करने को एकत्र हुए हैं और तुम लोग ठिठोली कर रहे हो। अब तुम ही कोई उपाय निकालो बाकेलाल, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। मैं तो पहले ही राजपद की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, सो मैं तो राजा बनूंगा नहीं। वरना आप तो जानते ही हो कि राजगद्दी के लिए मुझसे ज़्यादा योग्य बात तो कोई है ही नहीं। और अगर कोई होगा भी तो उसका बाजा तो मैं ही बजाऊंगा। राजगद्दी को ज़्यादा तो छोड़ने जा सकता,
किसी को इस गद्दी पर बैठाया भी जाए, ऐसे यूं ही तो किसी को बैठा नहीं सकते। इसलिए मेरा विचार है कि पहले हम उम्मीदवारों की योग्यता को परखना होगा। हम समझे नहीं बाकेलाल। राजपथ के इच्छुक मंत्रियों को एक दिन के लिए राजा बनाया जाए और उनकी कार्यकुशलता की समीक्षा की जाए। जिसकी कार्यशैली सर्वोत्तम हो उसे राजा बना दिया जाए। विचार तो अति उत्तम है, परंतु सभी महत्वपूर्ण मंत्री और दरबारी तो राजपद के दावेदार होंगे, मैं भी हूँ। फिर कार्यों की समीक्षा कौन करेगा? मैं सबके कार्यों की समीक्षा करूंगा। प्रतिदिन राजा का चयन पर्चे चुनकर होगा। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। नहीं, हमें स्वीकार है। और फिर पर्चे में सबसे पहले महामंत्री नाम आए। महामंत्री जी, कल प्रातः से साय तक आप विचारगढ़ के नए राजा हैं। रात को धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। बचपन में एक सपना देखा था, बुढ़ापे में जाकर पूरा किया। महामंत्री खुश है, बोला चलो एक दिन के लिए तो बना। और उधर अब बस कल का दिन अच्छी तरह निकल जाए, तभी एक तीर निकलता है उसके कान के पास से। खच! ये क्या? ये तो कोई संदेश है। उड़ गए तोते, उसे पड़ते ही उसके तोते उड़ गए। बाकेलाल 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 चड्डी और बनियान में ही उड़ जाता है इस बात से, अपने बिस्तर पर से, और धाम से गिरता नीचे। धड़! कौन है? कौन है? जल्दी दरवाजा खोलो बाकेलाल। अरे तुम सब इतनी रात गए, कैसे आए? सब के सब आ गए। किसी ने हमारी चिता का प्रबंध कर रखा है बाकेलाल। कोई हमारा दाना पानी उठाने के चक्कर में है। कोई हमारी स्त्री को जबरन श्वेत वस्त्र पहनाना चाह रहा है। अब शगुन के काले साए हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। कोई हमारी समाधि बनाने की नींव रख रहा है। कोई हमारी तस्वीर पर अगरबत्ती जलाने की फिराक में है। वाह, राम नाम सत है, सबकी यही गत है। अबे हुआ क्या? बाकेलाल चिल्लाता है। मैं बताता हूँ बाकेलाल, हम सभी को ये संदेश मिला है कि जो बनेगा राजा उसका बजेगा बाजा। चेतावनी दे रहा हूँ एक बार, जो बना राजा उसे मारेगा राजा मार। हम सबको भी यही पत्र मिला है। कोई राजा मार हमारी जान के पीछे पड़ा है। हमें बचाओ बाकेलाल। आप लोग घबराइए मत, ये जरूर किसी की शरारत है। मैं पहरेदारों की संख्या बढ़ा देता हूँ, आप लोग निश्चिंत होकर सो जाओ। ठीक है बाकेलाल, तुम कहते हो तुम सो जाते हैं। सबके जाने के बाद कौन है ये राजा मार, और क्यों मारना चाहता है राजा की, करना चाहता है राजा की हत्या? संभल कर बेटा, तेरी नज़र भी राज सिंहासन पर ही है, कहीं तेरे राजा के बाद तुझे भी ना टपका डाले। राजा मार, क्या सोच रहे हो बाकेलाल? सेनापति मरकब, तुम पूरी दुनिया को मुंह बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तेरा ही कैद रहा है। पर याद रख, इस बार तेरी एक एक हरकत पर मेरी नजर रहेगी। ओ मरकब आ जाता है, अगर मैं राजा नहीं रहा तो तुझे भी राजा नहीं बनने दूंगा। बस तेरी एक गलती और मेरी तलवार और तेरी गर्दन, याद रखना। कमर्त का मारा मरकब मुझे धमकी देकर धमकी चेप कर चला गया। यह राजा मार की समस्या हल हुई नहीं और ये मुसीबत सिर पर आ गई। संभल कर बेटा, बाकी तेरे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं लग रहे। अगले दिन ओम शंभू। अरे बाकेलाल तुम? जी महाराज, आज से आप हमारे महाराज हो, अतः आपकी सेवा और सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। सुरक्षा पर क्यों? राजा की जान को हजार खतरे होते हैं महाराज, और महाराज का विश्वास पत्र होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि आपकी रक्षा जान देकर भी करूं, और फिर राजा मार्बल की घटना के बाद सावधानी आवश्यक है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो बाकेलाल। और उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। चलो मैं जरा नित्य क्रिया और स्नान के लिए जाऊँ, फिर पूजा भी करनी है। ठहरिए महाराज। क्या हुआ बाकेलाल? पहले मुझे नित्य क्रिया और स्नान करने दीजिए। तुम मेरे स्नान गृह में? हाँ महाराज, पता नहीं अंदर मौत का कैसा जाल बिछा हो, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा, फिर आप। पूजा अर्चना के बाद ये रहे आपके राष्ट्रीय वस्त्र और मुकुट, इसे धारण कीजिए महाराज। परंतु ठहरिए महाराज। क्या हुआ बाकेलाल? इससे पहले मैं पहनूंगा। परंतु क्यों? शत्रुओं का क्या भरोसा, वस्त्र या मुकुट के अंदर जहरीले लेप लगा हो तो? क्या कह रहे हो बाकेलाल जी, ऐसे भी होता है क्या? कुछ भी संभव है महाराज। तो ठीक है, तुम इसे पहन के देख लो पहले। बेटा महामंत्री हमेशा मुझे संकटों में फंसाकर प्रसन्न होता था ना, तेरी तो मैं ऐसी बीन बजाऊंगा कि तू 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और फिर राज दरबार में बोलो, कब्र में पांव लटकाए हमारे महामंत्री महाराज धर्म सिंह की जय। इससे पहले धर्म सिंह सिंहासन पर बैठ पाता। ठहरिए महाराज। क्या बात है बाकेलाल? सिंहासन पर पहले मैं बैठूंगा। हाँ तो पहले तुम बैठो। और फिर हुई राज दरबार की कार्रवाई शुरू। आज की पहली सुनवाई है गंगू तेली बनाम राजा भोज की। गंगू तेली और राजा भोजा हाजिर हो। हुजूर मेरा नाम गंगू तेली है, पर मैं तेली नहीं माली हूँ। हुजूर मेरा नाम राजा भोजा है, पर मैं राजा नहीं आवारा हूँ। यह रोजाना मेरे बगीचे के आम खाता है। ये झूठ है, मैं आम जरूर खाता हूँ पर इसके बगीचे से नहीं। झूठ मत बोल। तू झूठ मत बोल। तू झूठा। नहीं तू झूठा। खा अम्मा की कसम। तेरी अम्मा की कसम। अबे चुप, अगर एक भी शब्द को बोला तो 10-10 करोड़ की सजा सुना दूंगा। महाराज अब आप ही फैसला करो। कौन सा फैसला? मुकदमे का फैसला।
कैसा मुकदमा? वो हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो तुम ही कर दो फैसला। जैसी आज्ञा महाराज। राजा भोज, तुमने कहा कि तुम आम तो खाते हो पर इसके बगीचे से नहीं खाते, फिर खाते कहाँ से हो? आम की जो डलिया बगीचे के बाहर होती है, मैं पत्थर मारकर तोड़ लेता हूँ, फिर खाता हूँ। चूंकि वो आम के बगीचे की सीमा के बाहर है, इसलिए उस पर इसका हक नहीं है। यह तो अन्याय है महाराज। जब पेड़ बगीचे के अंदर है तो उसका फल भी बगीचे का ही माना जाएगा। ऐसे कैसे माना जाएगा? जिस जमीन पर फल गिरेगा फल उसके मालिक का, और चूंकि फल बगीचे की सीमा के बाहर राजपथ पर गिरा है, इसलिए जो से लेगा फल उसका। शांत हो जाओ दोनों की दलीलें सुनने के बाद राज दरबार इस नतीजे में पहुंचा है कि राजा भोज ने जो आम खाए हैं वो गंगू तेली के बगीचे की सीमा से बाहर के थे, इसलिए राजा भोज को गंगू तेली के कोई मूल्य नहीं देना। मगर फल राजपथ पर गिरा था, सो ये राज्य की संपत्ति है, इसलिए राजा भोज को राज दरबार को इसका मूल्य चुकाना होगा। चूंकि फल गंगू के बगीचे के पेड़ का था, इसलिए उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य करेगा। राज दरबार की कार्रवाई के बाद महाराज, प्रथा के अनुसार आपको कुलदेवी नोकिया देवी के मंदिर जाना होगा। आप तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। परंतु जाने से पहले मैं कुछ जरूरी हिदायतें आपको दूंगा। कैसी हिदायत है? कुलदेवी का मंदिर राज्य की सीमा के पास पहाड़ी के ऊपर बना है। हाँ, मुझे पता है। परंतु आपको यह नहीं पता कि दुष्कर पहाड़ी इलाका होने के कारण उस तरफ की सीमा पर हर स्थान पर सैनिक नियुक्त नहीं है। शत्रु देश के घुसपैठिए अक्सर इसका लाभ उठाकर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। गुप्त हमले कर जान माल पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कुलदेवी के मंदिर के अंदर अकेले ही जाना होगा, वो बिना किसी सुरक्षा के। वहाँ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बाकेलाल? सच कह रहा हूँ महाराज, इसलिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ ताकि आप शत्रु के किसी भी आकस्मिक हमले से बच सकें। किसी अज्ञात स्थान पर भेदिया खबर लाया है श्रीमान। क्या खबर है भेदिया? राजा धर्म सिंह अपने पूरे लश्कर के साथ नोकिया देवी के मंदिर पर जाने के लिए रवाना हो रहा है। बहुत अच्छे। क्या वो कबीना बाकेलाल भी साथ है? नहीं श्रीमान, वो अकेला ही जा रहा है। बहुत अच्छे। राजा मार को भेज दो। धर्म सिंह उस मंदिर से बचकर नहीं निकलना चाहिए। अब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। राजमहल के एक एक कर्मचारी को चुन चुन कर मारूंगा, चाहे वो मंत्री हो संतरी। अंत में मरेगा वो शख्स जो मेरी इस दशा का उत्तरदायी है। कौन है वो शख्स जिससे आप इतनी घृणा करते हैं श्रीमान? आप हैं कौन और क्या हुआ था आपके साथ? आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं? बताऊंगा, परंतु अभी नहीं। अभी भेद खोलना ठीक नहीं है। उधर ऊंचाई पर स्थित मंदिर पर वो चढ़ने लगा। यहाँ से आगे का रास्ता आपके अकेले और पैदल ही पार करना पड़ेगा महाराज। हाँ पता है। मंदिर के हे प्रभु रक्षा करना, भक्ति की जान अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा महामंत्री, जान तो तेरी मेरे हाथों में है। जानता हूँ बेटा बांके, तो आसपास ही छुपा बैठा होगा। एक बार तुझे रंगा पकड़ लूँ, फिर तो सूर्य पर लटकाना ना लटकवाया तो मेरा नाम मरकब नहीं। मंदिर के अंदर बांके ने कहा था कि मंदिर का भारी और विशाल का घंटा साधन से बजाना। हो सकता है उसे स्पर्श करते ही वो झटके से सिर पर गिर जाए, इसलिए मैं डंडा साथ लाया हूँ ताकि दूर से घंटा बजाऊं। टन। हे भगवान, ये घंटा तो सचमुच गिर गया। अगर मैं इसके नीचे होता तो मेरा राम नाम सत हो। टन टनाक तड़ाक और घंटा नीचे गिर जाता है। अगर मैंने बाकी की सलाह पर अमल ना किया होता तो आज इस घंटे के नीचे मेरी लाश पड़ी होती। अरे ये घंटा सचमुच गिर गया। मैंने तो उसे डराने के लिए यूं ही कह दिया था। अब मैं अपने हाथों से दस्ताने चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि बागे ने कहा था कि हो सकता है कि जब मैं नोकिया देवी की अर्चना के लिए फूलों का ढेर से फूल उठाऊं तो कोई भयानक विषधर मुझे डस ले। तभी सांप ने उसे डस लिया। हिस फुस। हे प्रभु, ये तो बहुत ही भयानक विषधर है। अगर मैंने दस्ताने न पहने होते तो। हाय, सर्प भी निकल आया। इसका मतलब किसी ने महामंत्री को मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। और अपने दो षड्यंत्र असफल हो जाने के बाद वो बौखला कर सीधा हमला करेगा। ओ नहीं, बचिए महामंत्री। ओफ। और आया था एक सिर साए से। रुक जा दुष्ट। और वहां से तीर मारने वाला कूद के भाग रहा था। बस बाकेलाल, अब तेरा खेल खत्म। अब तू मेरे चंगुल से नहीं बच सकता। उफ, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वो भाग जाएगा। एक और चाल और अब तू बचकर भाग नहीं पाएगा। सेनापति ने बाकेलाल को पकड़ लिया। सेनापति, बाकेलाल को छोड़ो। परंतु महाराज, इसने आपके प्राण लेने का प्रयास किया। इसने मेरे प्राण बचाए हैं मूर्ख। वो देखो, किसी ने मुझे मारने के लिए तीर छोड़ा था। अगर सही वक्त पे बाकेलाल मुझ पर छलांग ना लगाता तो मेरे प्राण निकल जाते। उप सेनापति, तुम्हारे चक्कर में राजा मार भी हाथ से निकल गया। महल पहुंचकर एक दिन राजा का कार्यभार संभाल कर मुझे यकीन हो गया कि मैं इस राजपद के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। जान बचते लाके पाए। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरी आने वाली पीढ़ी की तौबा, जो मैं दोबारा राजा बनने ही सोचूं। कौन है ये राजामार और क्यों पड़ा है राजा की जान के पीछे? बेटा बाके, तो जल्दी से जल्दी इस राजामार से निपटना होगा, क्योंकि आखिरकार राजा तो तुझे ही बनना है। इस बार तू मेरे हाथ से बच गया बाकेलाल, पर अगली बार नहीं बचेगा। मुझे पता है सारा चक्कर तेरा ही पैदा किया हुआ है। सिर्फ एक प्रमाण मिल जाए।
बोलो लौट के बुद्धू घर को आए महाराज महामंत्री धर्म सिंह की। जय। चलो भाई महामंत्री जी ने तो हथियार डाल दिए, अब अगला कौन? ये बात तो बाकीलाल जी बताएंगे। तो फिर बता दो बाकीलाल, कल राजा कौन होगा? अगला राजा होगा प्रधानमंत्री जुगाड़ सिंह। बोलो मिर्च में लाल मिट्टी, दाल में कंकड़, जुगाड़ सिंह जुगाड़ करे तनकर। जुगाड़ सिंह एक संख्या का कमीना मक्कार और 420 है। महामंत्री पर चले दाव, इस पर नहीं चलेंगे। इसके लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी। बाकी प्रधानमंत्री जुगाड़ सिंह को सिंहासन से उतारने के लिए जुगाड़ सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर वो कूद रहा था जुगाड़ सिंह। ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के। अब तक अपने करामाती जुगाड़ से मैंने छोटे मोटे घपले ही किए थे, पर आज मुझे स्वर्ण मौका मिला है। एक दिन में ऐसा घोटाला करूंगा 7 पुस्तकों का भला हो जाएगा। इससे पहले कि खुशियां बाबला जुगाड़ सिंह अपनी और पोल पट्टी खोल पाता, तभी आया एक पत्थर खत के साथ। खट साएं। अरे यह क्या? यह तो कोई संदेश है। क्या लिखा होगा इसमें? हमें पता है कि प्रबंध के नाम पर तू किस तरह राजकोष के धन का दुरुपयोग करता है। अगर कल तूने राजपथ के लिए अपना नाम वापस नहीं लिया तो तेरा भांडा सबके सामने फोड़ देंगे तुम्हारा शुभ चिंतक। किसका पत्र पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री? कौन? बाके लाल कि किसी का पत्र नहीं। नहीं, यहाँ मुझे तो कुछ नहीं मिला। तुम यहाँ कैसे? हकलाना बंद करो और ये पत्र मुझे दो। ओह, तो यह है तुम्हारा असली रूप? नहीं बाकीलाल, ये झूठ है। ये कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कौन करेगा? पता नहीं, होगा कोई जो नहीं चाहते कि मैं राजा बनूं। मुझे लगता है कि यह कोई तुम्हारा बहुत करीबी है। तुम्हारे विभाग का ही कोई शख्स जो राजपथ की दौड़ में शामिल है। मेरे विभाग से तो मुख्यतः खानपान मंत्री, कपड़ा मंत्री, सफाई मंत्री और असबल मंत्री जुड़े हैं। इन चारों में से किसी ने षड्यंत्र किया हो या फिर होता चारों ने मिलकर। अब मैं क्या करूं बाकीलाल? इससे पहले कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलें, हम उनके खिलाफ चाल चल देते हैं। वो कैसे? और फिर उसी रात। क्या बात है सैनिक? आपके खिलाफ काला बाजारी और घोटाले का आरोप है। आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सैनिक? मेरा चरित्र मेरे द्वारा बनवाए गए कपड़ों की तरह बेदाग है। आपको जो कुछ कहना है कल राज दरबार में कहना। किसके आदेश पर तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? हमारे होने वाले महाराज जुगाड़ सिंह के आदेश पर। तुम लोग भी? बड़ी ही चालाकी से उसने हमें घोटाले में फंसा दिया ताकि ना हम राजा बन पाए, ना ही उसे रोकने के लिए कुछ कर पाए। हाँ असफल मंत्री, ये सब उस कमीने जुगाड़ सिंह की चाल है। वो हमें राजपथ की दावेदारी से हटाना चाहता है ताकि खुद राजा बने रह सके। और चारों लोगों को गिरफ्तारी आती है। मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। कौन? बाकीलाल, तुम हमारी क्या मदद करोगे? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जुगाड़ सिंह को उसकी करने का दंड मिलना चाहिए। पर तुम करोगे क्या? मैं नहीं, तुम लोग करोगे। तुम सभी कल प्रातः दरबार में उसकी पोल खोलोगे, वो भी पूरे साक्ष्य और प्रमाणों के साथ। परंतु ऐसा करने पर हमारी पोल खुल जाएगी। बाकीलाल, आखिर सारी की सारी कमाई तो हम लोगों ने मिल बांट के खाई थी। उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों को न्याय मंत्री अन्याय सिंह करेंगे तो वो मेरे प्राण मित्र हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। बात तो आप सही कह रहे हो। ठीक है, हम सब तैयार हैं। क्यों साथियों? हम सब तैयार हैं। बहुत अच्छे। मैं अभी महामंत्री के पास जाकर उनको सब कुछ बताता हूँ। दाव तो बिल्कुल सही पड़ा है। अभी मोटा तो गया। मेरा एक भी षड्यंत्र असफल नहीं हुआ। लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती वही था। अब कहाँ? अब आएगा कल दरबार में मजा। दूसरी तरफ एक अज्ञात स्थान पर। क्या राजा बच गया? पर कैसे? बाकीलाल की वजह से। लगता है उसने पहले से ही धर्म सिंह को आगाह कर दिया था, इसलिए वो घंटे से भी बच गया और सर्प से भी। तब मैंने उसे तीर से मार डालना चाहा, पर बाकीलाल ने उसे फिर भी बचा लिया। कमीना वहीं छुपा बैठा था। बाकीलाल परेशान कर रखा है। आप कहें तो पहले इस बाके को ही। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। उसे मैं तड़पा के मारूंगा। क्योंकि उसकी वजह से ही। हे नहीं, इतनी आसानी से रहस्य नहीं खोलूंगा। अगला राजा कौन है उसकी मौत का इंतजाम भी तो करना है। अगले दिन राज दरबार में। प्रधानमंत्री जुगाड़ सिंह, तुम्हारे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सच हैं? बिल्कुल नहीं हुजूर, ये सब झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं राजपथ के लिए अयोग्य साबित हो जाऊं। झूठे, हमें फंसाकर खुद राजा बनने की चाल चलता है। तेरी वजह से हमें सारी रात कारागार में बितानी पड़ी। इसकी बात का यकीन मत करना महामंत्री जी, एक संख्या का हरामखोर है ये। इसे तो सूली से लटका दो। इनका फैसला तो अब न्याय मंत्री ही करेंगे। तब तक के लिए इन सभी को राजपथ के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। नहीं। हाँ, परंतु अब समस्या है कि आज सिंहासन में बैठेगा कौन? कोई भी नहीं। राज्याभिषेक का शुभ समय निकल चुका है। अब जो भी होगा कल होगा। और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। उधर
अगले दिन पर्ची के से नाम निकाल शकुन अपशकुन मंत्री का, परंतु आज का दिन शकुन अपशकुन मंत्री के लिए अपशकुन से भरा था। ओफ, ये क्या, सुबह सुबह कौवे ने बीट कर दी। और ये क्या, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा, बल्कि मैंने ही उसे बिल्ली से रास्ता कटवाया है। और वो कौवा भी मैंने उड़ाया था, बीट भी मैंने ही फेंकी थी। पीछे से बाकेला बोला। ओह, ये क्या, पीठ पर छिपकली गिर गई। मैं तो ये तो घनघोर अपशकुन है। क्या बात है महाराज शंकित सिंह जी। मेरे साथ अपशकुन पे अपशकुन हो रहे हैं बाकेलाल। फिर तो आपको फौरन अपशकुन को काटने के लिए उपाय करना चाहिए। आखिर आज आपको राजगद्दी पे बैठना है, भगवान न करे कहीं अनहोनी हो कोई तो। मैं भी इसलिए परेशान हूँ बाकेलाल, क्योंकि जब तक अपशकुन कट नहीं जाते तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कोई नया वस्त्र नहीं पहन सकता, कोई बोल नहीं सकता, साथ ही कई अन्य क्रियाएं भी करनी है जिसके बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा शंकित सिंह, कैसे कैसे अपशकुन। नामक पुस्तिका का गहन अध्ययन करने के बाद ही मैंने यह योजना बनाई है। कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप दरबार पहुँचो, क्या पता जो हो रहा हो वो आपके हित के लिए हो रहा हो। हाँ ठीक है बालकलाल, तुम चलो, मैं शौचालय से निवृत्त हो लूँ, क्योंकि अपशकुन काटने की प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू हो पाएगी। थोड़ी देर बाद राज दरबार में। बोलो शकुन को भी अपशकुन बनाकर पेश करने वाले महाराज शंकित सिंह की। हा 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 हा। ओ जी महाराज, आप कच्चा बनियान में ही आ गए। अगर वस्त्र नहीं थे तो आपने मुझे बोल दिया होता, मैं ला देती। आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? क्योंकि अपशकुन काटने की पहली प्रक्रिया है घूरना। ओह, मारे क्यों जी, चटाक। कि घूरने के बाद अगली प्रक्रिया है पीटना। पिटाई हो गई सैनिक की। आप मेरे पास क्यों आए हैं महाराज? खोजा बोला। क्योंकि पीटने के बाद अगली प्रक्रिया है पुच्ची, छेड़ना। खोजा को छेड़ रहा है। साले बुढ़े ठगी खोजा को छेड़ता है। तुम सब साले एक जैसे हो। और खोजा ने दी एक लात। थाए आ, पहले वो कभी ना आरती मंत्री होली के बहाने मेरे स्नानगृह में घुसाया था, अब तूने सबके सामने मेरी पुच्ची ले ली। राजा बन गया तो क्या समझता है खोजा कुछ नहीं कहेगा। तेरी तो मैं हाय। और फिर जब काफी समझाने के बाद खोजा के क्रोध का ज्वालामुखी शांत हुआ तब। छी महाराज, आपने विशालगढ़ का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिया। छेड़ने के लिए एक खोजा ही मिला था क्या आपको? और कपड़े नहीं थे तो क्या, तो मुझे कहलवा दिया होता, मैं भिजवा देता राष्ट्रीय वस्त्र। बस करो आप लोग, महाराज ने जो कुछ भी किया है करना उनकी मजबूरी थी। सब बेकार की बहस ना करो, राज दरबार की कार्रवाई आरंभ होने दें। बाकीला ठीक कह रहे हैं महाराज, आप सिंहासन पर पधारें। और पिटा हुआ जो है अपशकुन मंत्री, जो नींबू और मिर्च की माला पहने हुए और कच्चा बनियान पहने हुए, उठ गया। क्या बात है महाराज, आप सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? आप इतने घबराए क्यों हैं? लगता है कि खोजा की पिटाई से महाराज की बैठक में कोई समस्या आ गई है। आप ऐसे ही कार्यवाही शुरू करें। उन्हें लग रहा है वो बैठ भी नहीं पा रहा, पर कार्रवाई शुरू क्या करें? आज शनिवार है, याद है ना? आज अंगना जी का नृत्य संगीत का कार्यक्रम है, अंगना टेढ़ावत जी, परंतु अब तक नहीं आई वो। परंतु वो अब तक क्यों नहीं आई? ओ जी मैं बताता हूँ पाजी। ओ जी कंगना जी आई थी, पर खोजा का दुखड़ा सुनकर वापस चली गई। जाते जाते कह गई कि जिस दरबार में खोजा की इज्जत सुरक्षित नहीं वो नृत्य नहीं करेंगी। बेड़ा घर को सत्यानाश, हो गई छुट्टी यार। तो फिर हम सब चलते हैं महाराज जी, मुझे जरूरी काम है। जब अंगना नहीं आ रही तो हम भी जा रहे हैं, हमें भी जाना है। इसलिए महाराज हम भी चलते हैं, यहाँ कोई रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी भड़ाम, ये क्या धमाका सा होता है और प्रभु मंत्री के तो कपड़े पीछे से उड़ जाते हैं। हे भगवान, किसी ने सिंहासन के अंदर विस्फोटक लगा रखा था। ये काम जरूर राजा मार का होगा। अगर आज मैं उस सिंहासन के ऊपर बैठा होता तो वहाँ मेरी लाश पड़ी होती। बाकी सही कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाड़ में गया राजा पद। बेटा शंकित सिंह, तू बिना राजा बने ही अच्छा है। और सबके पीछे के वस्त्र गायब थे। ये राजा मार तो गंभीर समस्या बनता जा रहा है, उसकी पहुंच महल के अंदर तक है। सेनापति को सीमा से वापस बुलाना होगा। मैं अपना काम वापस लेता हूँ महामंत्री जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। कहीं अज्ञात स्थान पर। फिर बच गया तू राजा मार है या घसियारा? एक शिकार तक खत्म नहीं कर पा रहा है तू। ग्रर। मेरे मौत के जाल में कोई कमी नहीं थी श्रीमान भंगार। सिंहासन में विस्फोट हुआ था। पर अगर कोई उस पर बैठे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये जरूर उस बाकी की कोई चाल होगी। पिछली बार भी उसकी वजह से प्रधानमंत्री का राजा बनने पर हम कुछ नहीं कर पाए, और इस बार अब तो हद ही हो गई। मैं चाहता तो ये था कि बाकी की मौत सबसे अंत में हो। पर अगर उसने अपनी मौत चुन ही ली है तो क्या किया जा सकता है? राजा मार, बाकीलाल के लिए मौत के जाल तैयार करो। अब बाकीलाल का शिकार मैं खुद करूंगा। दूसरी तरफ बाकीलाल ने मुझे सीमा पर भिजवा दिया ताकि वो
आराम से अपनी कुत्सित योजना को अंजाम दे सके और तुम मूर्ख एक दूसरे की पोल पट्टी खोलकर उसकी योजना को सफल बनाते रहो। गलती इसकी है सेनापति जी, इसके राजा बनने के लालच में हमें फंसावा कर कारागार में भिजवा दिया था, और तुम लोगों ने जो साक्ष्य भेजकर मेरी पोल पट्टी खोलने का काम किया था, उसका क्या? सफेद झूठ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप हो जाओ, ये सब तुम सब लोग आपस में भरवाने की चाल, बाकीलाल की चाल है। अब तुम सब राजपद के लिए अयोग्य साबित हो गए हो। इसका मतलब हम सबको बाकीलाल ने मूर्ख बनाया? परंतु अब हम करें क्या सेनापति जी? हर बार हमें घोटालों में फंसाने से आप ही बचाते थे, इस बार भी कुछ चक्कर आप ही चलाओ। फिलहाल तो तुम लोग एक दूसरे पर लगाए आरोप वापस ले लो, और रही बात बाकीलाल की, तो उस पर अब 24 घंटे मेरी निगाहें हैं। एक भी गलती करी और मेरे पंजे में आया घर। अब तो लगभग सारे प्रतियोगी परखे जा चुके हैं, सिर्फ नारा मंत्री बचा है, उसका नारा तो मैं पलक झपकते ही काट दूंगा। अब तो तेरा राजा बनना तय है बेटा, बाकी परंतु इस राजा मार्ग का कोई हल समझ में नहीं आ रहा। बाकीलाल जी। बलराम? बलराम नहीं, गुप्तचर बलराम 008। आपके लिए खबर लाया हमने। गुप्तचर नंबर 008 आ गए हैं। राजा को मारने वाले राजा मार्ग का पता चल गया है। वो पुरानी नगरी में भवन संख्या 336 में छुपा बैठा है। तू सच कह रहा है? कहीं पिछली बार की तरह खबर भी झूठी तो नहीं है? जी क्या बात कहती बाकीलाल जी, गुप्तचर बलराम 008 की क्षमताओं पर संदेह? पिछली बार भी तूने यही कहा था, जब राज नर्तकी अंगना टेढ़ावत जी का अपहरण हो गया था, और तूने मुझे जिस स्थान का पता बताया था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे अंगना जी नहीं मिली, बल्कि लड़ाकू बौने मिले, जिन्होंने मिलकर मेरी बीन बजा दी थी। आज भी जब वो घटना याद करता तो दुखता है। वो बाकी की लड़ाकू बोनों से हुई टक्कर के बारे में जानने के लिए पढ़े आगामी कॉमिक्स का इंतजार करते रहो। गुप्तचर बलराम की खबर कभी गलत नहीं होती, मेरी सूचना सही है। आप पहुंचे देर से थे, और अभी भी अगर आप जल्दी ना गए तो वो हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, छुप छुपा कर अकेले जाना, वरना वो हाथ नहीं आएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु अगर ये सूचना गलत हुई तो तुझे पाव भाजी बनाने में मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये कहते हुए बाकीलाल भाग कर गया। बाकी के जाने के बाद शाबाश बलराम, अब वो पुरानी नगरी जाएगा और हमारे नकली राजा मार के सामने सब कुछ बक देगा और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। गुप्तचर बलराम 008 सिर्फ मुद्राओं के लिए ही काम करता है और सेनापति से पैसे ले लेता है गुप्तचर। चलो अब हमें भी बाकीलाल के पीछे जाना चाहिए, उसे रंगे हाथों गिरफ्तार भी तो करना है। पुरानी नगरी कभी विशालगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, परंतु भयंकर भूकंप के बाद इस स्थान पर सिर्फ खंडर ही खंडर रह गए हैं। इस राजा मार ने भी छुपने के लिए अच्छी जगह ढूंढी। ये स्वामी मुझे किस भूतिया नगर में ले आए? यहाँ मानव तो दूर, कोई पक्षी या पशु तक नजर नहीं आ रहा। मुझे चेतक को यही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आगे के रास्ता मुझे छुपते छुपाते जाना है। एक बार फिर सोच लो स्वामी, जमाना खराब है। चुपचाप यहीं बंधा रहे, मैं फौरन राजा मार का आम का अचार बनाकर वापस आता हूँ। तो घोड़ा फिर बोलता है, जाओ फिर, तुम्हारे जैसे पंगेबाज बिना पंगे लिए कहाँ मानेगा। उधर लिखा था भवन संख्या 336। ये रहा भवन संख्या 336, इसी के अंदर छुआ बैठा होगा वो कमबख्त। परंतु द्वार से जाना सुरक्षित नहीं होगा, ये टूटी खिड़की सही रहेगी। ही चढ़ बेटा बाके, जितना चढ़ना है चढ़ ले, पर गिरेगा तू आज मेरे पैरों पर। चमचा सिंह नकली राजामार को अंदर पहुंचा चुका होगा ना? हाँ हजूर, अब तक तो वह अंदर पहुंच चुका होगा। तो चलो हम भी अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे से। जैसे ही सैनिकों ने और सारे मंत्रियों ने प्रवेश किया, धड़ाम से जो है वो वहाँ का वो खुल गया, पत्थर खुल गए और वो अंदर गिर गए। अंदर तो मैं पहुंच गया, पर यहाँ तो गुप्त अंधेरा है। उधर बाकीलाल भी अंदर पहुंच गया, बाकीलाल भी गिरा वहाँ पे। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तभी पैरों नीचे जमीन हट गई। धाड़ मर गया, हाय आसमान से गिरा, और वो भी गिरा उन सभी के लोग, सेनापति और मंत्री के ऊपर। सेनापति तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। पीछा मतलब? तुमको पता था कि मैं राजा मार को ढूंढना आया हूँ? दरअसल वो सूचना हमने ही भिजवाई थी। तुमने भिजवाई? क्यों? हमें शक था कि राजामार तुम्हारा ही आदमी है, और अगर तुम्हारे सामने नकली राजामार आएगा तो तुम उसके सामने अपनी सारी योजना कबूल कर लोगे और हम तुमको रंगे हाथों गिरफ्तार कर मुझे बचा लो बाकीलाल, मैं मरना नहीं चाहता। सेनापति ने बाकीलाल के पैर पकड़ लिए। अबे लानती, अगर राजामार तेरा आदमी है तो उसे हमें मौत के जाल में क्यों फंसाया? मैं तुम्हें बताता हूँ बाकीलाल, क्योंकि तुझे मौत के जाल में फंसाने वाला राजामार असली है, नकली राजामार का तो मैं कब से ऊपर पहुंचा चुका हूँ। परंतु तुम्हारी हमसे क्या शत्रुता है? तुम हमारा प्राण क्यों लेना चाहते हो? मेरी तुम लोगों से कोई शत्रुता नहीं है, मैं तो किराए का कातिल हूँ, तुम्हारे प्राण लेना चाहता है महान भंगार।
ये है मान भंगार, एक आंख वाले। अब ये साला भंगार कौन है? भंगार मतलब कूड़ा होता है वैसे। मैं हूँ महान भंगार, पहले जीता जागता इंसान था पर आज भंगार बन गया, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बाकेलाल। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ध्यान से देख मुझे बाकेलाल, मैं हूँ हसमुख, महाराजा विक्रम सिंह का भूतपूर्व सलाहकार। हसमुख, परंतु तुम तो महल के अंदर दबकर मर गए थे। करीब करीब मर ही गया था, पर मेरे चेलों बड़के और छुटके ने मुझे बचा लिया था। मैं बहुत ज़्यादा घायल था। बड़के छुटके मुझे शल्य चिकित्साचार्य के पास ले गए, जिन्होंने मेरे क्षतिग्रस्त अंगों की जगह धातु के यांत्रिक अंग लगा दिए। मुझे होश में आने में 6 महीने लग गए। जब मुझे होश आया तब तुम विक्रम सिंह के मुख्य सलाहकार बन चुके थे। मैं तो तुम्हें अभी तभी मार देना चाहता था, पर बड़के छुटके ने मुझे रोक लिया, क्योंकि तब हम कमज़ोर थे। फिर हमने विशालगढ़ के शत्रुओं से हाथ मिला लिया और अपनी गुप्त सेना बनाई। पुरानी नगरी जो भूकंप के कारण तबाह हो गई थी, उसे अपना मुख्य अड्डा बनाया, और आज संयोग देखो तो लोग खुद ही मरने के लिए यहाँ गए। सिर उठाकर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सरों पर लटक रही है। कुछ करो बाकेलाल, वरना ये हमारी चटनी बना देगा। अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचूंगा। सेनापति बोल रहा है। हे प्रभु, कहाँ फंसा दिया, ना तो बचने का कोई रास्ता और ना ही निकलने की कोई तरकीब। और अब मैं यह पत्थर गिराकर तुझे उसी तरह कुचलवा के मारूंगा जैसे कि तूने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। सर, और उसकी आंख से निकला एक छोटा सा तीर। अलविदा बाकेलाल। ऐसे कैसे अलविदा? मेरे स्वामी का अहित करने चला था, अब इसके नीचे मरेगा तू। और उधर चेतक ने मार दी दुलत्ती उस तीर पर, और तीर उल्टा चल पड़ा। और उसी के लगा भंगार के। चेतक आ, जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर चलो आ स्वामी। और चेतक ने जो रस्सी पकड़ाई, और उसके बाद चेतक दिल खुश कर दिया याद कर खुश कर देता। और फिर स्थिति पलटते ही बाकी शेर हो गया। क्यों बे भंगार, बड़ा चल रहा था। तूने क्या सोचा मैं बिना किसी तैयारी के और तेरे मौत की जाल में फंसने आ जाऊंगा? मैंने ऐसी किसी आवाज़ के लिए पहले ही चेतक को तैयार रहने को कहा था। झूठे स्वामी, मरने से तुमको मैंने बचाया है, और सारा श्रेय खुद ले रहे हो। दू क्या धक्का तुम्हें भी? ही नहीं। तू और तेरे साथी फंस गए मौत के जाल में। अब बोल हसमुख, गिराऊं पत्थर? बाकेलाल, अब मैं हसमुख नहीं भंगार हूँ, और भंगार के सामने ये छोटे मोटे पत्थर कोई मायने नहीं रखते। नमूना देखना चाहते हो तो ये लो। उसकी आंख से निकली एक किरण, और भड़ाम, सर, ओफ। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, गुर्र। भड़ाम, ओ, उसकी तो आंखों से किरणें निकल रही हैं, धाएं, और सबको उड़ा रही हैं, भस्म कर रही हैं। रुक जाइए भंगार महान, यह भवन कमजोर है, कहीं आपके घातक हमलों से भवन धसी न जाए। राजा मार चिल्ला पड़ा। इस भवन से जल्दी निकलो स्वामी, वरना ये हमारी जीवित समाधि बन जाएगा। ये आदमी तो पागल हो गया लगता है। कमबख्त का मारा भावुक हो गया। उनके बाहर निकलने के साथ ही भवन तो पूरा धस गया। भंगार और उसके साथी को क्या हुआ होगा? पता नहीं, सैनिक बुलवाकर महल को खुदवाना पड़ेगा। और उस पुराने हवेली में ही दोनों दब गए। खुदाई के बाद हमें राजा और बड़कू छोटू की लाश तो मिल गई, पर भंगार इसमें नहीं मिला। इसका मतलब वो बचकर निकल गया होगा। फिलहाल तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, और राजमार का खतरा भी टल चुका है। परंतु अब हमारे सामने वही सवाल दोबारा से खड़ा हो गया। विचार करके राजा बनेगा कौन? इसका फैसला तो हो गया है। बाकेलाल जी ने अपनी बुद्धि, बल और वीरता से राजामार का आतंक समाप्त कर दिया। यही बन सकते हैं विशालगढ़ के नए राजा। हाँ, बाकेलाल ही बनेंगे। वाह महामंत्री जी, बहुत अच्छे। अगर बाकेलाल को राजा बनना था तो प्रतियोगिता करवाई क्यों थी? तुम कहना क्या चाहते हो नारा मंत्री? यही कि राजपद पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ना तो मुझे राजपद के लिए अयोग्य करार दिया गया, और ना ही मैंने राजपद छोड़ने की घोषणा की। फिर बाकेलाल को राजा कैसे बना सकते हैं? भंगार के चक्कर में इसका इंतजाम करना तो भूल ही गया था, और अब एकमात्र सफल प्रतियोगिता होने के कारण ये चौड़ा हो रहा है। नारा मंत्री सही कह रहा है। नारा मंत्री को राजा बनाओ, वरना हमें राजा बनाओ। मनमानी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मौका देखिए भी चौका मारने आ गए, क्योंकि मैंने इसको अयोग्य करार दिलाया था। नारा मंत्री तो ठीक से नारा भी नहीं लगा सकता, राज्य क्या खाक चलाएगा? राजा बाकेलाल ही बनेगा, वरना खून खराब हो जाएगा। ये सब मंत्री भ्रष्ट हैं। बाके राज्य का सच्चा हितैषी है। अरे हाय, सही कहा। हमारा राजा कैसा हो? बलमा बाके जैसा हो। शांत हो जाओ सबके सब। यह दरबार है, अखाड़ा नहीं। बाकेलाल और नारा मंत्री में राजा कौन बनेगा, अब यह फैसला मंत्रियों द्वारा मतदान से होगा। मर गए अधिकतर मंत्री मुझसे मनी मन जलते हैं। इन लोगों ने अगर मतदान किया तो मेरी हार तय है। सोच बाके, कुछ सोच।
ठहरो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो राज सिंहासन का एक अदना सा सेवक हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता। राजा नारा मंत्री को बनने दो, परंतु राजा बनने से पहले मैं नारा मंत्री के कान में कुछ राजनीति के गुर बताना चाहता हूँ। खुसर फुसर। ऐसा क्या? आज बांकेलाल जी ने मुझे जो राजनीति के गुर सिखाए उसे सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा मतलब मेरे अंदर सत्य का प्रकाश जागृत हो गया और अब मुझे जिज्ञात हो गया है राजनीति के खेल में मैं अभी एक अबोध बालक हूँ। इसलिए मैं राजपद छोड़ने की घोषणा करता हूँ। बांकेलाल से विनती करता हूँ कि वह राजपद ग्रहण करके हमें कृतार्थ करते हैं। मगर अब मान भी जाओ बांकेलाल। हाँ हाँ, मान भी जाओ। आप सभी जब इतना जोर दे रहे हो तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हम वापस आ गए हैं। महाराज आप? मैं मोटा इतनी जल्दी वापस आ गया? महाराज आप इतनी जल्दी जिंदा वापस कैसे आ गए? हमारे पुत्र मोह के कारण जब उसे पता चला कि यम चालीसा का पाठ 40 सालों से पूरा होता है तो उसने झट से ऋषि जल्दी पढ़ाओ चारे को ढूंढ कर हमारे सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने 40 वर्ष का पाठ केवल 40 दिनों में पूरा करवा दिया है। ओह वाह मोह बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सारी योजना मिट्टी में मिला दी कमबख्त। आपको भला दुखी कैसे देख सकता था बाकी चाचा? एक बात तो बताओ नारा मंत्री, बाकी ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? उन्होंने बस यही कहा था कि अगर मैंने चुपचाप गद्दी छोड़कर उन्हें राजपद के योग्य करार ना दिया तो वो सबको बता देंगे कि रानी और उनकी सखियों के नृत्य कार्यक्रम में खोजा बनकर जाने और वहां की दासियों को छेड़कर पिटने वाला महानुभाव मैं ही था। समाप्त। तो साथियों, आपको कैसे लगा ये कॉमिक्स यम दर्शनों यमराज का? तो इस मेगा कॉमिक्स के बारे में आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में आके कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर